सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें पूछ रहे हैं किस भारतीय को अभी व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है यानी कि बायोलॉजिस्ट है और अभी उन्होंने ही व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। याद रखना इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और उन्हें क्यों मिला ये पुरस्कार, ये सम्मान क्यों मिला? तो असम में पाए जाने वाले सारस जिन्हें स्थानीय रूप से हरगिला कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले 2017 में भी इनको व्हीटली अवार्ड मिल चुका है। 2017 में व्हीटली अवार्ड मिला था और अभी जो मिला है इसे कहते हैं व्हीटली गोल्ड अवार्ड। कौन देता है? तो यूके बेस्ड एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी है WFN यानी कि व्हीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। और अगर आप क्रैक एग्जाम चैनल पे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, अगर हमारे साथ 1 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम आपको याद आएगा। मैंने बहुत बार इनका नाम आपको रिवाइज कराया था क्योंकि ये बात है शायद नवंबर 2022 की। इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था। तब आपको याद होगा मैंने आपको खूब रिवाइज करवाया था अवार्ड, बशर्ते क्रैक एग्जाम चैनल पे आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो। अच्छा, अब आपको याद आएगा, ये तो हो गया देखो व्हीटली गोल्ड अवार्ड। आप कहोगे इस तरह का एक गोल्ड अवार्ड अभी हमने और भी पढ़ा था। कौन सा? मैं बात कर रहा हूं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 की, जिसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है। याद रखना, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हीटली गोल्ड पुरस्कार, इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। तो ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अभी किसे मिला था? आलोक शुक्ला को मिला था, जो कि कहां से है? छत्तीसगढ़ से हैं। और पूर्णिमा देवी बर्मन कहां से हैं? ये असम से बिलोंग करती है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए। अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। नहीं, क्वेश्चन तो समाप्त हो गया लेकिन हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि अब मैं आपको 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज कराऊंगा। लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और जिनको ये नाम याद है वो मेरे साथ साथ बोलेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। जैसे कि देखो, अभी 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार किसे मिला? पंडित राजेंद्र गंगानाई को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हमने पढ़ लिया, आलोक शुक्ला को मिला। और कीस मानवतावादी पुरस्कार ये 2021 का भी दिया गया रतन टाटा जी को, और 2023 का मिला था अभी बिल गेट्स को। और ये बिल गेट्स वाला भी हमने अभी 2024 के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये भी याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये मिला भी अमिताभ बच्चन को। अच्छा, अब देखना, फिर से कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करेंगे और ट्रोल करेंगे कि आप गलत पढ़ा रहे हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कहना है ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन के साथ साथ AR रहमान और रणदीप हुड्डा को भी मिला है। वैसे जिनके मैसेज मुझ तक पहुंचे मैंने उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन फिर भी भाई जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना वो मैसेज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो एक शायद अभी उदाहरण मैंने आपको दिया था ग्लोबल टीचर अवार्ड के बारे में। आज तक उस अवार्ड को गलत पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। चलो उसको तो छोड़ो, ये अभी जो आप लोग कह रहे हो रणदीप हुड्डा और AR रहमान को भी ये लता दीनानाथ पुरस्कार मिला है, ये मुझे पता है आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो, तो चलो यहीं पे बोल देता हूं ताकि बार बार फिर मुझे कमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो भैया ये जो AR रहमान जी को पुरस्कार मिला है ये लता दीनानाथ पुरस्कार नहीं है। उन्हें जो अवार्ड मिला है वो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार है, और वो उनको ही नहीं बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है। एक शायद एक मराठी राइटर भी है और भी व्यक्ति हैं। और रणदीप हुड्डा जी को विशेष दीनानाथ पुरस्कार मिला है। भाई जब ये अवार्ड दिए जा रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इसमें जो सबसे कीमती सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो हम पढ़ते हैं लता दीनानाथ पुरस्कार, जो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। ऐसे में अगर सारे ही पढ़ाने बैठूंगा कि भाई मास्टर दीनानाथ पुरस्कार इनको मिला, विशेष दीनानाथ पुरस्कार इनको मिला, तो फिर तो हो गया काम। और मेरी एक बात ध्यान रखो, आप लोग जो नए स्टूडेंट है उनको बोल रहा हूँ, क्योंकि पुराने स्टूडेंट को तो देखो मुझ पर ट्रस्ट है। नए स्टूडेंट ध्यान देना, इस बात को जीवन भर काम आएगी। आप कहीं बड़े बड़े चैनल्स पे करंट अफेयर्स पढ़ के आ रहे हो, फिर कभी कभी गलती से हम जैसे छोटे चैनल पे आ जाते हो, तो आप क्या करते हो, जो उन्होंने पढ़ा दिया वो सत्य है, उन्होंने जो पढ़ाया वो सही है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। देखो मैं ये बात मानता हूं, इंसान है, गलती तो हम ही करेंगे, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन जब भी मुझसे मिस्टेक होती है मैं दूसरे या तीसरे दिन आपको सुधार करवा देता हूं, भैया यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसको करेक्ट कर लो।
या जब भी आपको लगे ना कि यार वहां पे तो ये पढ़ा है, यहाँ पे ये पढ़ा है, यहाँ पे ये पढ़ा है, तो आप भी एक छोटा सा काम कर लिया करो। गूगल आपको भी चलाना आता है, एक बार खुद से सर्च कर लिया करो कि कारण क्या है, कौन सही है कौन गलत है, कहां पे क्या मिस्टेक हो रही है। सिर्फ कमेंट में ट्रोल करने से या ब्लेम करने से ही आपका उत्तर सही नहीं हो जाएगा। सही उत्तर जानने से सही होगा, क्योंकि न तो आप जिंदगी भर मेरे साथ जुड़े रहोगे, न उन बड़े बड़े चैनल्स वालों के साथ जुड़े रहोगे। आपकी नौकरी लगी आप छोड़ दोगे। तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको इन चीजों से नहीं मतलब होना चाहिए कि आप तो गलत पढ़ाते हो, वहां तो ये बता रहे हैं, वहां तो ये बता रहे हैं। तो एक बार खुद से चेक कर लो। और मेरे ख्याल से अब आपको डाउट नहीं होगा, अब इस तरह के मैसेज नहीं करेंगे आप लोग। तो अमिताभ बच्चन को ही मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं। एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये मिला मिशेल टेलाग्रैंड को। इरास्मस पुरस्कार ये अमिताभ घोष को मिला। 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार ये रिकेन यामामोटो को मिला, जापान से है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक की है। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार जीता डॉक्टर अदिति सेन डे ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां यह भी 2 जनों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। असम वैभव सम्मान, जो असम का सर्वोच्च सम्मान है, यह भी हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब को मिला। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला। बाकी 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का तो मिला संजीव को मुझे पहचानों के लिए, अंग्रेजी का मिला था नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादे 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 के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए। तो इसे एक ही प्रश्न में लगभग 20-21 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मत छोड़ना। और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पैनल पीडीएफ दूंगा आपको बिल्कुल फ्री में क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के इंस्टॉल कर लेना। क्विज भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इस 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को बनाया है। और इसे बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया। और कौन से मटेरियल से बनाया? तो मकई स्टार्च से प्राप्त बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल सामग्री पॉलीलैक्टिक एसिड से इस डिवाइस को बनाया है। अब ये बैलेट यूनिट क्या है? वैसे आप सबने वोट डाला होगा या वोट डालेंगे, तो आपको पता होगा जब हम वोट डालने जाते हैं तो जिस डिवाइस पे हम बटन दबाते हैं, कहते हैं ना अपने पसंदीदा प्रत्याशी के आगे वाला बटन दबा करके उसे विजयी बनाए, तो वो जो मशीन होती है उसी को बैलेट यूनिट कहते हैं। वैसे मैं आपको फोटो में भी दिखा रहा हूँ। फोटो में आपको 3 तरह की मशीनें दिख रही है। देखो, ये पहली वाली तो बैलेट यूनिट हो गई, दूसरी वाली वीवीपैट हो गई, जहां पे आपको पर्ची दिखती है कि भाई इस व्यक्ति को आपने वोट दिया है वगैरह वगैरह, वो जानकारी इसमें होती है। और एक कंट्रोल यूनिट होती है। और इन तीनों को मिलाकर के जो सेट बनता है मशीन का, उसे ईवीएम कहा जाता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हो। तो सिंपल सा अभी प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा क्या था प्रश्न? किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को डेवलप किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। अच्छा, यहाँ पे 3D प्रिंटिंग से कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये वाला पहला वाला प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे स्थापित हुआ? बंगलुरु में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर अगर पूछे कहां बना? तेलंगाना में। पूछे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन किसने बनाया था? जो अग्निकूल कंपनी है, ये स्पेस की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, हेडक्वार्टर चेन्नई में है इसका, इसने बनाया था। और अगर और भी डीप में जाकर के पूछ ले एग्जामिनर कि इस इंजन का इस्तेमाल किस रॉकेट में होगा, तो उस रॉकेट का नाम अग्निबाण है। अगर पूछे भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर ये बना था कहां पे? आईआईटी मद्रास में, जिसका उद्घाटन खुद हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया था। और अगर पूछो पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां पे बनाया गया, तो हैदराबाद आंसर होगा, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 46 नंबर के अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। यहां पे हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इंग्लिश में बोलोगे तो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसुलेटिव मीटिंग की। 2024 में इसका 46 नंबर का एडिशन है। कहां पर? भारत में। भारत में भी कहां पर? कोच्चि, केरल में। 20 से लेके 30 मई 2024 तक इसका आयोजन हो रहा है। और कौन होस्ट कर रहा है या आयोजन करता कौन है? तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का जो राष्ट्रीय ध्रुवीय व महासागर अनुसंधान केंद्र है, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, वो ही इसका आयोजन कर रहा है। अच्छा, इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का भी आयोजन हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना।
तो कौन सी बैठक है ये मैंने आपको बता दिया, इस बार कौन सा संस्करण है ये बता दिया, भारत में हो रहा है और भारत में भी कहाँ पे हो रहा है ये बता दिया, यहाँ पे भी आयोजन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम नजर डालेंगे अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिक संधि के बारे में। यहाँ से स्टैटिक प्रश्न बनेंगे आपके, जैसे कि इसकी शुरुआत की थी 12 देशों ने मिलकर के 1959 में वॉशिंगटन डीसी में। अभी वर्तमान में इस संधि में 56 देश शामिल हैं और ये लागू हुई थी 1961 में। इस ट्रीटी के अनुसार यानी कि ये संधि कहती कि भैया अंटार्कटिका एक नॉन मिलिट्री जोन है, मतलब किसी भी देश की मिलिट्री यहाँ पे नहीं रहेगी, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है आपको कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, तू मैं नहीं करना है। इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए आप सभी देश यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए सभी को छूट है। और आप देखोगे भी सही, वहाँ पे कई देशों के रिसर्च सेंटर आपको मिलेंगे, अनुसंधान केंद्र मिलेंगे, हमारा भी है। चलो आपके लिए यही प्रश्न है, हमारे रिसर्च सेंटर का वहाँ पे नाम क्या है? और अगर अंटार्कटिक संधि का हेडक्वार्टर आप पूछोगे तो ये आपको मिलेगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। अच्छा, भारत भी इस संधि में शामिल है, तभी तो भाई हमने रिसर्च सेंटर लगाया वहाँ पे अपना। लेकिन भारत ने इस अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1983 में। और हमारा जो पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम दक्षिण गंगोत्री है, 1983 में हमने स्थापित किया था। अभी तो वर्किंग में नहीं है ये, लेकिन फिर भी वर्तमान में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र संचालित है वहां पे। एक मैथे जिसे 1989 में स्थापित किया गया था और दूसरा भारतीय है, 2012 में स्थापित किया गया था। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इस बैठक का आयोजनकर्ता कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र है वो इसका आयोजन कर रहा है। तो इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो जो पोलर रीजन्स होते हैं जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक हो गया, हिमालय हो गया, दक्षिण महासागर हो गया, यहाँ पे अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार का ये प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान निकाय है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा गोवा में। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टैटिक प्रश्न मैं आपको कवर करवा दूं। देखो, भारत के जो यहाँ पे अभी वर्तमान में 2 संचालित अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, वो मैंने आपको बता दिए, मैत्री और भारती। लेकिन अगर एग्जाम में आर्कटिक के लिए आपसे पूछ ले कि भैया आर्कटिक में, और आर्कटिक कहां पर है? नॉर्थ पोल पे। अंटार्कटिका कहां पर है? साउथ पोल पे। तो आर्कटिक में हमारा एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम क्या है? और ये कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, नया नया नहीं पूछ रहा हूं, उसका है। अब आप पूछोगे कब बताया था मैंने? तो एक प्रश्न हमने पढ़ा था ना अभी कुछ दिन पहले कि अंटार्कटिका में एक वॉल्केनो में विस्फोट हुआ था और हमने पढ़ा था कि उससे भैया डेली 80 ग्राम सोना निकल रहा है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था। अच्छा, वैसे उस वॉल्केनो का नाम क्या है जो अभी बर्स्ट हुआ था, जो विस्फोट हुआ था यहाँ पे जिसमें से सोना निकल रहा है? माउंट एरेबस है। और अगर पूछो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो विंसन मैसिफ है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो मैंने आपको जानकारी दी है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आपके यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो देखो, पहला स्टैटिक प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा कि बताओ भाई ये कांके संतुरई पोर्ट, ये बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा श्रीलंका में। अब पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं तो ये श्रीलंका का सबसे व्यस्त पोर्ट हुआ करता था, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह हुआ करता था। लेकिन श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था उसी दौरान लिट्टे उग्रवादियों ने इस पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया था और तब से ही इस पोर्ट से व्यावसायिक ऑपरेशन ठप हो गया। तो अब श्रीलंका इसे रिनोवेट यानी कि मरम्मत करवाने की सोच रहा है। तो भारत ने आगे से ही कहा कि चिंता मत करो मेरे भाई, हम है ना, हम पूरी मरम्मत भी करेंगे और जो भी खर्चा होगा वो भी हम ही उठाएंगे। तो लगभग हमारा 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाला है। और श्रीलंका इस बात को एग्री कर गया, मान गया कि हाँ भाई ठीक है भारत, तुम ठीक कर लो, जब पैसे भी तुम ही लगा रहे हो। तो अब आप सोचोगे क्या भारत वाले ज्यादा पैसे वाले हो गए क्या? ये 500 करोड़ भारत में इन्वेस्ट कर दो, खर्च कर दो, वहां क्यों कर रहे हो? तो इसका कारण है कपटी चीन। क्योंकि अगर मान लो हम नहीं आगे बढ़े और हमारी जगह उसने हाथ बढ़ा दिया तो वो हमारे लिए खतरा है, आपको पता ही है। अगर उसने श्रीलंका से कहा कि हम ठीक करेंगे और वो इस कांके संतुरई पोर्ट पर पहुंच गया जो कि पुडुचेरी के कराईकल बंदरगाह से मात्र 104 किलोमीटर दूरी पर है, और हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि चीन की उपस्थिति से हमें खतरा है। वैसे चीन की उपस्थिति से हमें खतरा नहीं है, लेकिन उसकी जो कुरणनीतियां हैं, जो उसकी चालबाजियां हैं, जो धोखेबाजी है, उससे हमें खतरा है। क्योंकि वो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कैसे भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। तो ये कारण है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका में जो मटाला एयरपोर्ट है उसका भी मैनेजमेंट हमको मिल गया है अगले 30 सालों के लिए।
पढ़ा था ना हम लोगों ने, भारत और रशिया की कंपनी मिल करके उसको मैनेज करेगी, प्रबंधन का काम करेगी। और ये जो मटाला एयरपोर्ट है, आप देखो मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है ये उसी के ऊपर है। और ये हम्बनटोटा आपको पता है ये श्रीलंका ने चाइना को दे दिया था, 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया चाइना को। पर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हमारे पास भी उसका एक पोर्ट है श्रीलंका का, जिसे कहते हैं त्रिकोणमाली बंदरगाह। तो सारी जो लोकेशंस थी वो मैंने आपको यहाँ पे मैप में अभी जितनी भी थी न्यूज में, वो सारी इस एक मैप में मैंने आपको बता दिए। हम्बनटोटा बंदरगाह बता दिया, मटाला एयरपोर्ट बता दिया, त्रिकोणमाली बंदरगाह बता दिया, अभी कांके संतुरई मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक द्वीप अभी और चर्चा में था भारत और श्रीलंका के बीच में, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं कच्चा तीवु द्वीप। सुना होगा आपने, काफी चर्चा में था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे तो उन्होंने इस द्वीप की चर्चा की थी। एक्चुअली में भारत ने इंदिरा गांधी के समय श्रीलंका को ये दे दिया था, तो इस कारण से अभी काफी चर्चा में रहा था कच्चा तीवु द्वीप। इसकी लोकेशन भी मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। श्रीलंका के भी अगर स्टैटिक देखें तो इसके जो कमर्शियल कैपिटल है वो कोलंबो है। आपको पता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हो गए और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक स्ट्रेट है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जलडमरू मध्य। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी श्रीलंका के एक पूर्व प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अभी एक बुक लिखी है, मैंने आपको बताया, वो बुक इंपॉर्टेंट भी बताई है मैंने आपको। बताओ उन प्रेसिडेंट का नाम क्या है और उस बुक का नाम क्या है? अच्छा प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा झारखंड में। हम बात कर रहे हैं नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 की। ये पहली बार हुआ, जिस तरह से आपका आईपीएल होता है, WPL होता है महिलाओं के लिए, उसी तरह से ये एक लीग है, हॉकी लीग, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। और ये कहाँ पे हुआ? रांची, झारखंड में। 30 अप्रैल को शुरू हुआ, 9 मई 2024 तक चलेगा। और जिस स्टेडियम में हुआ उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंद्रा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में। ये आपको रांची, झारखंड में मिलेगा। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है। अच्छा, हॉकी से याद आएगा, अभी हमारे नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने थे, उनका नाम क्या है? हरिंद्र सिंह है। और वैसे हमारी नेशनल मेंस हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और हॉकी इंडिया की बात करें तो उसके हेड दिलीप तिर्की है। अभी हॉकी इंडिया अवार्ड्स में बेस्ट मेल हॉकी प्लेयर चुना गया था हार्दिक सिंह को, और बेस्ट फीमेल हॉकी प्लेयर चुना गया था सलीमा टेटे को। और अभी आपको याद होगा FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसका आयोजन पहली बार हुआ था अभी ओमान की कैपिटल मस्कट में। इसको नीदरलैंड ने जीता था। किसे हराया था? भारत को। और उसी तरह से ये तो महिलाओं का हो गया, पुरुषों का भी हुआ था FIH हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप। ये भी पहला संस्करण था, यहीं पे हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में ही। और अच्छी बात ये है हमारे लिए, इसको भी नीदरलैंड ने ही जीता था। तो आपको कुछ भी नया याद नहीं रखना, दोनों को नीदरलैंड ने ही जीता, दोनों एक ही स्थान पे हुए थे। बस कौन रनर अप रहा, उप विजेता कौन रहा, ये याद रखना। महिलाओं में तो भारत उप विजेता रहा और पुरुषों में मलेशिया उप विजेता रहा था, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 मई को। तो हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाते हैं। पहली बार 2017 में मनाया था। ट्यूना एक लोकप्रिय मछली है जिसका सेवन पूरी दुनिया में किया जाता है। काफी मतलब ये पोषण तत्वों से युक्त कही जाती है, प्रोटीन वगैरह, ओमेगा 3 वगैरह काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा बताते हैं इसका सेवन करना। पर अत्यधिक मछली पकड़ने को इनके लिए मुख्य खतरा बताया गया है, और उसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, मछली से एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, इसका उत्तर करो अभी आप। गुजरात की अभी स्टेट फिश कौन बनी थी? शायद पिछले साल की बात है, बताओ अभी कौन बनी थी गुजरात की स्टेट फिश? ये स्टैटिक प्रश्न है आपका। और फिश से संबंधित 2 दिवस आपके और होंगे, जैसे कि वर्ल्ड फिशरीज डे, विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये 21 नवंबर को होता है, याद रखना। और एक नेशनल फिश फार्मर डे मनाते हैं हम, वो 10 जुलाई को मनाते हैं। अगर मैं पूछूं अभी नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे बनेगा, तो ये भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर चलो मैं ही बता रहा हूं। अभी गुजरात की जो स्टेट फिश है उसका नाम घोल है, घोल, जिसे गोल्ड फिश भी कहते हैं। तो ये मई का दूसरा इंपॉर्टेंट डे था, और इससे पहले 1 मई को हमने श्रमिक दिवस, लेबर डे के रूप में मनाया था, याद रखना। अब देखो जैसे जैसे आगे दिवस आएंगे
मैं आपको स्टार्टिंग से 1 मई से सारे रिवाइज कराऊंगा, बार बार रिवाइज कराऊंगा। चाहे मैं बार बार बोल बोल करके बोर हो जाता हूं, थक जाता हूं, मेरा गला सूख जाता है, लेकिन फिर भी बोलूंगा केवल आपके लिए, ताकि कम से कम इस क्लास में से, इस क्लास के बहाने से सही, जब आप इन डेज को देखो और मेरी आवाज आपके कानों में जाए तो आपको ये किसी न किसी तरह से याद रहे। बस ये डेज आपके कानों तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे। लेकिन थोड़े से अगर एफर्ट्स आप भी कर सकते हो अपने लिए तो इतना सा करना कि मेरे साथ साथ बोल लिया करो, उससे आप ही को बेनिफिट होगा। चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और जल्दी याद हो जाएंगी। और हाँ, अगर कर सको तो एक छोटी सी मेरी मदद कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेहनत अगर लगती है आपको कि हाँ आपके कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करता हूं मैं, एकदम दिल से कंटेंट तैयार करता हूं आपका। जैसे कि ये कंटेंट मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूं, अपने भाई बहनों के लिए बना रहा हूं, पूरा दिलो जान लगा देता हूं, समय की परवाह नहीं करता, घंटों लग जाते हैं, बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। मैं और क्या करूं कि आपको अच्छा लगे, आपको फायदा हो। बस कमी रह जाती है तो सिर्फ आपके सपोर्ट की। तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना दोस्त। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। बाकी क्विज के बारे में, पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये कहां पे खोजा गया? तो आंसर होगा मैक्सिको में। तो अभी दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने खोजा है, पर अभी भी वो इसकी तह तक, इसके बॉटम तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर भी उन्होंने बताया कि ये कम से कम समुद्र तल से 1380 फुट यानी कि लगभग 420 मीटर नीचे तक है, और इसका नाम रखा है तामजा ब्लू होल। तो ये अब दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंक होल है। और अभी तक जो सबसे गहरा सिंक होल हम मानते थे, वो मानते थे संशा योंगले ब्लू होल को, जो कि 990 फुट गहरा है, जिसे दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन हॉल भी कहा जाता है। अच्छा, मैक्सिको से कुछ याद आता है क्या आपको? याद आएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये 3 देशों में हो रहे हैं, उसमें एक मैक्सिको भी है। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका। मैक्सिको की कैपिटल होती है मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पेसो, और प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में टॉप पर कौन रहा? तो आंसर होगा एमिरेटस। तो ग्लोबल एडटेक रैंकिंग 2024 की हम बात कर रहे हैं। इसको जारी किसने किया? टाइम्स मैगजीन ने। और इसमें टॉप पे एक भारतीय स्टार्टअप है एमिरेटस, ये टॉप पे रहा है। इस स्टार्टअप की स्थापना 2015 में हुई थी। ये एक भारतीय स्टार्टअप है, देखो, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यह लिस्ट में आपको दिख रहा है कि इसका हेडक्वार्टर तो सिंगापुर में है। तो हाँ, इसका हेडक्वार्टर पहले सिंगापुर में ही था, लेकिन अभी फैसला लिया गया है कि इसको भारत में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, एडटेक मतलब आप क्या समझते हैं? ये एजुकेशन से संबंधित स्टार्टअप्स हैं। एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनी जो टेक्नोलॉजी का यूज करती है उसको एडटेक कहा जाता है, एडटेक कंपनी। और इस लिस्ट में आपको 250 कंपनियां मिलेगी। इसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनियां हैं, जिसमें टॉप पर तो ये भारतीय है ही सही, एक एमिरेट्स। अच्छा, इसके अलावा एक एडटेक राइजिंग स्टार्स रैंकिंग 2024 भी आई है, यानी कि तेजी से उभरती हुई एडटेक स्टार्टअप्स में कौन टॉप पर है? स्केलर एकेडमी, जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। अच्छा, जैसा कि हमने कहा, इस रैंकिंग को टाइम्स ने जारी किया। टाइम्स से आपको याद आएगा, अभी टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड मिला था अभी 2024 में। किसे? विजय जैन को। और 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? टेलर स्विफ्ट को। ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, ये रैंकिंग वाला प्रश्न है। 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में जो भी रैंकिंग इंडेक्सेस से प्रश्न हमने पढ़ा है वो सारे रिवाइज कराऊंगा, अच्छे से रिवीजन करना। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था। कुछ 4-5 पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से, बार बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, देखो। और इसका फायदा यही है, अभी प्रश्न एक एग्जाम हुआ था, शायद सीडीएस का हुआ था या कोई और हुआ था, वहां पे यहाँ से प्रश्न आया था, मुझे भी देख के अच्छा लगा था। चलो, ये मैं आपको रिपीट जरूर कराता हूँ। रिवीजन में थोड़ा समय जरूर लग जाता है, लेकिन प्रश्न बैठ तो रहे एग्जाम में, वही तो हमें चाहिए। तो देखो, अगर आपसे पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, इस बार 2 रहे थे, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का शाश्वत रहा। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज था। और सफाई मित्र शहर पूछेंगे तो चंडीगढ़ था। पहली बार ये हिम तेंदुआ रिपोर्ट आई थी। इसमें 3 पॉइंट याद रखने कि भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं? 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था। इसमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है?
तो टॉप पे लंदन था, भारत से बेंगलुरु इसमें छठे स्थान पे था। एक लोकतंत्र सूचकांक आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। भारत 41 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और इसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक आया था, इसमें भारत 108वें स्थान पर रहा था, टॉप पे डेनमार्क था। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 आया, और इसमें भारत 134 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। इन दोनों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, इसमें भारत 126वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, भारत चौथे स्थान पे था। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आया, इसमें भारत 51 नंबर पे था, टॉप पे सिंगापुर है। इसको भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 पड़ा, तीसरे स्थान पे भारत है, पहले पे अमेरिका है। इसको हुरुन ने जारी किया था। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का है। एक साइबर क्राइम इंडेक्स भी आया था, इसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे रशिया को रखा था। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आंसर होगा काठमांडू। अच्छा, ये IQ स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करती है और उसमें बताती है कि कहां पर कितना एयर पोल्यूशन है। और अभी इसने जो अपनी रिपोर्ट जारी करी उसमें बताया कि दुनिया का सर्वाधिक एयर पोल्यूशन किस शहर में है, यानी कि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कहां पर है, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, और दूसरे स्थान पे भारत का नई दिल्ली आ जाता है। सबसे कम कहां पर है, तुर्की के इस्तांबुल में। मतलब काठमांडू में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि वहां के निवासियों को मास्क लगाने के लिए बोला गया है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर, किसका मुख्यालय आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 2023-24 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने। तो अभी पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने 2023-24 फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 का खिताब जीत लिया है, और ये रिकॉर्ड इनका 12वां लीग 1 का खिताब है। मतलब 12 बार जीत लिया इन्होंने, रिकॉर्ड 12वीं बार, और लगातार 3 बार से तो जीतते ही आ रहे हैं। अभी इन्होंने किसे हराया, मोनाको के लियोन क्लब को हराया है। तो लियोन 1 ये फ्रांस की एक घरेलू यानी कि डोमेस्टिक प्रोफेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, 1932 से ये खेली जा रही है, और इसमें फ्रांस के फुटबॉल क्लब ही हिस्सा लेते हैं, ये भी है। और किलियन एम्बाप्पे ये इस टीम के कप्तान है, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब के, और ये जो फ्रांस की नेशनल मेंस फुटबॉल टीम है उसके भी कप्तान है। तो ये था गाइज आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और ये जरूर बताना कि कौन कौन है जो आप में से वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और ताकि मुझे भी पता लगे कि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो अभी 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। पहला प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया, 1 मई को। फिर पूछा अभी चाइना ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च कर दी, पाकिस्तान। फिर पूछा अभी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तपेश्वर नाथ धाम कर दिया। इस तरह से 8 नाम बदले गए थे। फिर पूछा 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पे होगा, असम के गुवाहाटी में। फिर पूछा अभी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन बन गए, कृष्ण स्वामीनाथन। फिर पूछा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी कौन बन गए, दिनेश कुमार। फिर पूछा DRDO ने भी किस नाम से एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, स्मार्ट नाम से। फिर पूछा क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे हुआ, नई दिल्ली में। फिर पूछा भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। और आखिरी प्रश्न पूछा था छठे एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड। तो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा KPIT टेक्नोलॉजी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।